24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात भारत चीन संबंधों को लेकर हम करने वाले हैं। दरअसल भारत ने एलएसी पर कुछ एक बड़ा फैसला लेने का फैसला किया, कुछ ऐसा किया जिसने बीजिंग को परेशान कर दिया। बीजिंग तिलमिला उठा। लेकिन यह फैसला है क्या? भारत चीन संबंध किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये जो तनाव है ये अब जमीन के साथ साथ समुद्र की तरफ भी पहुंच रहा है? इसे समझना होगा। चीन का लगातार हिंद प्रशांत महासागर में बढ़ता इंटरेस्ट क्या भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी है? इसको भी आज डिकोड हम करेंगे। एलएसी पर विवाद लगातार बना हुआ है। 21 बार की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में तो विवाद है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल में भी अब कुछ खतरे के संकेत मिलने लगे हैं। इसको आगे डिकोड आज हम करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि क्या भारत के पड़ोसी एक दोस्त देश को अब दुश्मन बना देना चाहते हैं? तुर्की, चीन और पाकिस्तान। मैं बात मालदीव की आज करूंगा। मालदीव क्या इन देशों का मोहरा बन चुका है? क्या मुइजू तुर्की के हाथ या जिनपिंग के हाथों में या पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं? और भारत के लिए क्या साउथ से भी खतरे की घंटी बज चुकी है? कुछ ऐसा हुआ है जिस पे बात होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एलएसी पर भारतीय सैनिकों की तैनाती देख डरा चीन। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के कदम से एलएसी पर बढ़ेगा तनाव। माओ निंग जो प्रवक्ता हैं चीन की बोली, भारत ने एलएसी पर तैनात किए 10,000 अतिरिक्त सैनिक। एलएसी पर चीन को जवाब देने की तैयारी में भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर भारतीय सैनिकों की तैनाती देख डरा चीन। भारत के कदम से एलएसी पर बढ़ेगा तनाव, माओ निंग बोली। भारत ने एलएसी पर तैनात किए 10,000 सैनिक। एलएसी पर चीन को जवाब देने की तैयारी में भारत। 50 हजार सैनिक दोनों तरफ से 2020 के बाद से ही तैनात हैं, लेकिन भारत ने 10,000 के आसपास अतिरिक्त सैनिकों को हिमाचल, उत्तराखंड में तैनात करने का फैसला किया है। तो क्या ड्रैगन की गंदी नजर इन दोनों राज्यों के साथ जो सीमा लगती है वहां पर भी पड़ चुकी है? इसको आगे डिकोड किया जाएगा। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारी मैं आपको दे दूं, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। एलएसी पर फिर बढ़ेगा तनाव। एलएसी पर मिरर फेस डिप्लॉयमेंट चल रही है, यानी कि अगर चीन के 50,000 सैनिक हैं तो भारत ने भी 50,000 सैनिक वहां पर तैनात कर रखे हैं। भारत ने 10,000 जवान और भेजे। इसके ऊपर चीन कहता है ये पहले जो ये सैनिक भेजे गए हैं वो हिमाचल, उत्तराखंड की सीमा पर भेजे गए हैं। चीन के खतरे से निपटने की तैयारी में भारत है। 2020 गलवान विवाद के बाद से टेंशन हाई है। चीन ने सीमा पर तैनात की हैं मिसाइलें, पेंगोंग झील पर बनाए 2 ब्रिज और लगातार चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। J-20 की तैनाती भी एलएसी पर 2020 के बाद से की हुई है। चीन का कहना है कि भारत का यह कदम जो है सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है। इसको समझना होगा, दोनों देशों के संबंधों को समझना होगा किस तरफ ये जा रहे हैं। और 2 खास मेहमान आज चर्चा में हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी। जय हिंद। सबसे पहले शुक्रिया, समय दिया आपने। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद। चर्चा की शुरुआत अनुपम तिवारी सर आपके साथ मैं करूंगा। अनुपम जी, 2020 के बाद से ही मिरर फेस डिप्लॉयमेंट एलएसी पर है। अभी तक हम देख रहे थे कि अरुणाचल और पूर्वी लद्दाख में तनाव था और चीन कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है और भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। लेकिन इस बीच एक अहम अपडेट यह भी आती है कि भारत अब उत्तराखंड और हिमाचल में जो चीन के साथ सीमा लगती है उसे भी मजबूत कर लेना चाहता है।
राजेश, निश्चित तौर पर जिस तरह की चीन के साथ विवाद हुए हैं पिछले 2 वर्षों में और जिस तरह की परिस्थितियां बदली हैं, उससे भारत के पास कोई और विकल्प नहीं बचता है कि हम चीन को चीन की भाषा में जवाब दें। और जब 50,000 सैनिकों की तैनाती की बात हुई थी पहले भी, गलवान इंसिडेंट के बाद भी, तब भी चीन इसी तरह छटपटाया था। और अगर चीन को यह समझना बेहद आवश्यक है कि भारत की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है। और जनवरी के महीने में, अगर मुझे तारीख याद है सही से, तो 11 जनवरी को अपने थल सेनाध्यक्ष जनरल पांडे ने यह बात कही थी कि भारत अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करेगा एलएसी के ऊपर। और वो जगह कौन सी होगी ये भी उन्होंने बताया था, और ये जगह उत्तराखंड होगी। और यहाँ पर कुछ डिविजन्स को ऑपरेशनल बनाने की भारतीय सेना की एक रणनीति है, और उसी रणनीति पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर उसी पर्टिकुलर जगह को क्यों ऑपरेशनल किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात, जैसा आपने अपने सवाल में भी उठाया था, अपने ग्राफिक्स में भी दिखाया था कि उन पर्टिकुलर इलाकों में भारत क्यों अपनी तैनाती को बढ़ा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पेंगोंग, देपसोंग और आसपास के जो इलाके लद्दाख के, वहां पर चीन की जी। गतिविधियां नहीं है कि चीन एक जगह से पीछे हटता है और दूसरी जगह पर अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा देता है। तो उस तरह की रणनीति बर्फ पिघलने के बाद उत्तराखंड और हिमाचल में चीन न कर पाए, इसी आशंका के तहत जनरल पांडे का वो मुझे वक्तव्य याद आता है, और मैं इसीलिए कोट कर रहा हूं बात कि भारत चीन की चालाकी को समझ गया है। जिस तरह भारत का ध्यान लद्दाख में करके चीन अरुणाचल और उसके आसपास के इलाकों में, तवांग के इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा देता है, उस तरह की हरकतें अब वो आगे ना कर पाए। इसलिए भारत अपने हर मोर्चे को मजबूत कर लेना चाहता है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि भारत उत्तराखंड हिमाचल के ऊपर इसलिए भी बढ़ा रहा है, वहां के डिविजन्स को इसलिए भी ऑपरेशनल कर रहा है कि ये वो इलाके हैं जहां पर जरूरत पड़ने पर चीन को जी। दबोचा जा सकता है। और हम लोग अक्सर अपने डिबेट्स में इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि चीन की कमजोर नसों को पहचानना चाहिए और वहां पर अपनी तैनाती इस तरह से सुदृढ़ करनी चाहिए कि आवश्यकता पड़े तो वहीं पर चीन की गर्दन मरोड़ दी जाए। तो भारत उसी तरफ जा रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, और ये वाकई में बहुत ही प्रशंसा का ठीक है विषय सर। है। भारतीय सेना ने ये बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच रखी है, और आगे भी इस तरह के अप्रोचेस आपको देखने को मिलेंगी। भारत और चीन के संबंध जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और ये संबंध तभी सुधरेंगे जब चीन अपनी चालाकियों से बाज आएगा। जाएगा। लेकिन संजीव जी, क्या वाकई में लगता है आपको कि ये संबंध सुधर सकते हैं? क्योंकि हालात जो बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुधरने के चांस कम है, बिगड़ने के चांस अब ज्यादा हैं, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत झुके और चीन जो कहे भारत उस बात को मान ले, और भारत कभी इसके लिए तैयार ना था ना आगे कभी होगा। किस प्रकार से इन दोनों देशों के संबंधों को देखते हैं? और ये उस वक्त और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब G20 में शी जिनपिंग ना आए, एससीओ में भारत के प्रधानमंत्री ना जाएं, और ब्रिक्स में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री जब साथ हों तो बॉडी लैंग्वेज ये बता दे कि सब कुछ ठीक नहीं है। संजीव जी। देखिए राजेश जी, भारत और चाइना के जो संबंध हैं ये कंपटीशन कोऑपरेशन के ऊपर ही रहेंगे आगे भी। यहाँ पर जो है दोनों एलिमेंट समय समय पर दिखेंगे, लेकिन उसमें ऑकेजनली कन्फ्रंटेशन वाली स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। और चाइना के साथ जो संबंधों को जहां तक भारत की और या अमेरिका हो या अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, उन सभी को उससे मैनेज ही करना पड़ेगा। इसमें बहुत अधिक कोई एक बहुत सुधार आ जाए जब तक कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर शासन कर रही है चाइना में, तब तक इन संबंधों को मैनेज करना ही होगा। और मैनेज करने की प्रक्रिया में जब मैं कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। जहां तक मैनेज करने की बात है तो चाइना के साथ जो डीलिंग है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही की जानी चाहिए। और ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो भारत लगातार डेवलप कर रहा है। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं 10,000 हमने एडिशनल सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। और चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। उसकी जो पूरी थिंकिंग है उसमें विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद सारी चीजें हैं। डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का पार्ट है। तो ये जो चाइना है ये पूरे विश्व के लिए चैलेंज है, भारत के लिए भी चैलेंज है, और इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही किया जा सकता है। इसे मैनेज करना होगा। मैं संबंधों में बहुत अधिक सुधार की भविष्य में भी संभावना नहीं देखता। चाइना एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है,
चाइना एक शॉर्ट और मीडियम टर्म का तो चैलेंज है ही, ये लॉन्ग टर्म का भी चैलेंज है, और जिसको कि ध्यान में रखते हुए भारत हो या अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, वो अपनी पूरी तैयारियां दुरुस्त कर रहे हैं। और एक क्वाड का इनिशिएटिव, ऑकस का इनिशिएटिव आया है। चाइना की आर्थिक साजिशों को भी के ऊपर भी रिस्पॉन्ड करने के लिए विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्र अनेक तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसमें कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, जो चाइना का BRI जो एक औपनिवेशिक प्लान है उसको कैसे जो है काउंटर किया जाए। तो ये सारी चीजों पे भी काम कर रहे हैं, विश्व के राष्ट्र कार्य कर रहे हैं। और चाइना की जो मंशा, जो अति महत्वाकांक्षा है कि पूरे विश्व पर शासन करने की, और अमेरिका को भी पीछे छोड़ करके विश्व में नंबर 1 बन जाने की, और उस प्रक्रिया में साम दाम दंड भेद चाहे जो भी तरीका हो उसको अख्तियार करने की, ये नीति कभी सफल नहीं होगी। चाइना अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। ठीक है अनुपम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं एक और अहम सवाल लेकर, क्योंकि लगातार हम जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक और अपडेट पूरे इस मामले में देख रहा हूं कि चीन जमीन के साथ साथ समुद्र के जरिए जो है भारत पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से उसने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना ली है, जिस प्रकार से सबमरीन उसके पास आ चुकी हैं, जिस प्रकार से फिलीपींस के साथ उसका विवाद है, मालदीव को अपने साथ वो ले चुका है, कोको आइलैंड पे उसकी मौजूदगी है, और भी कंबोडिया के अंदर भी वो मौजूद है। तो क्या बात जमीन की नहीं है? आने वाले वक्त में ब्लू वाटर जो है वो भी बहुत अहम हो जाएगा भारत और चीन के संबंधों के लिए। देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पर चीन अपनी कमजोरी जानता है। चीन जानता है कि मलक्का स्ट्रेट उसका एक बहुत ही कमजोर पॉइंट है, जहां पर इंडियन नेवी उसके ऊपर हावी हो सकती है। और चीन जिस तरह से अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, आर्थिक शक्ति के साथ साथ सामरिक और मिलिट्री शक्ति बनाना चाहता है, उसमें इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर उसको ध्यान देना पड़ रहा है। अब मलक्का स्ट्रेट के थ्रू उसको सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन नेवी से मिल रहा है। इसी वजह से वो इंडियन नेवी को चारों तरफ से घेरना चाहता है, वो भारतीय नेवी को इंगेज करना चाहता है। और एक चीज और आपको राजेश जी, कि भले ही नंबर्स में चाइना की नेवी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी हो, लेकिन ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में, तीव्रता में, और जिस तरह से लड़ाइयां जीती जाती हैं उस एक्सपीरियंस में भारतीय नेवी अभी भी चीन से काफी आगे है हिंद महासागर के ऊपर। तो इस चीज को चीन समझता है, और इसी वजह से भारतीय नेवी के आसपास, इंडियन वाटर्स के आसपास वो अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है लगातार। वो जो मलक्का स्ट्रेट का जो वीक पॉइंट है, उस पॉइंट को काउंटर करने के लिए वो तमाम नए पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है। तो इस लिहाज से भी चीजों को देखना चाहिए। और एक चीज मैं इसमें और जोड़ूंगा, सिर्फ ब्लू वाटर ही नहीं, एरो स्पेस के ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से अंतरिक्ष के ऊपर चीन कोशिशें कर रहा है, जिस तरह से सैटेलाइट वॉरफेयर के ऊपर जा रहा है, और जिस तरह से बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स के ऊपर प्रयास कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है, वो भी ध्यान देने वाली बातें। और ये सब चीजें क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा करती हैं। और क्षेत्रीय स्थिरता चूंकि भारत की जिम्मेदारी है, भारत की जिम्मेदारी है चीन को रोकना, भारत की जिम्मेदारी है चीन को जैसा का तैसा जवाब देना। तो भारत को भी अपने अप्रोच में इन सब चीजों को जोड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर भारत जोड़ रहा है, लेकिन उसको और ज्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा, और बहुत तेजी से अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है संजीव जी, लेकिन एक और अहम पॉइंट जिस पे मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए, ब्रिक्स में तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि चीन भारत को साइडलाइन करना चाहता है। एससीओ को लेकर भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। क्या ये जो प्रतिद्वंदिता चल रही है चीन और भारत के बीच में, ये तमाम उन संगठनों में भी पहुंच चुकी है जहां पर एक साथ में चीन और भारत मौजूद हैं? देखिए राजेश जी, जो ब्रिक्स में जाहिर है कि भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिक्स जो मल्टीपोलैरिटी के एक विजन के साथ कार्य करता है, और एक अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की दिशा में ये एक किया जाने वाला एक बेहतरीन प्रयास है। उसमें जाहिर है कि भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और यदि चाइना ब्रिक्स में भारत को या साइडलाइन करने की कोशिश करे या उस पर डोमिनेट करने की कोशिश करे, तो जाहिर है कि ब्रिक्स विफलता की तरफ बढ़ सकता है। और ब्रिक्स के जो सारे निर्णय हैं वो कंसेंसस बेस्ड होते हैं। और अब जाहिर है कि अगर जब भारत यदि किसी विषय पर अपनी सम्मति अगर नहीं देगा, तो ये चाइना के लिए संभव नहीं है कि वो वहां जाकर के अपने निर्णयों को मनवा सके।
और जाहिर है कि ऐसे और यदि ब्रिक्स के अंदर प्रतिद्वंदिता की भावना पैदा होगी, यदि ब्रिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर चाइना अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में ब्रिक्स का जो भविष्य है वो असर में पड़ जाएगा और एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था, एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने का जो विजन, जो एक सपना है, वो कहीं न कहीं वो पूरा होने की तरफ हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जाहिर है कि चाइना को अपनी प्रवृत्तियों पर लगाम लगानी होगी और भारत कभी भी इस तरीके की प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेगा कि जिसमें कि ब्रिक्स का जो भविष्य है वो संकट में पड़ जाए। और जाहिर है कि जहां तक पाकिस्तान के उसमें ब्रिक्स में शामिल जाने की बात कोई या बड़ी अन्य विषय हो, प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट के बाद कोई अहम मीटिंग नहीं हुई है जो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, उसके बाद ना कोई उनकी मुलाकात हुई है। दोनों बहुत अच्छे 2020 से पहले शी जिनपिंग भारत आते थे, प्रधानमंत्री मोदी चीन जाते थे, कहा जाता था कि बहुत अच्छे संबंध हैं दोनों के बीच, पर्सनल रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। क्या वो सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या वो संबंध इन दोनों देशों के तनाव को खत्म नहीं कर सकते हैं संजीव जी? राजेश जी, देखिए, भारत और चीन के जो वर्तमान के संबंध हैं वो 1962 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है और ये संबंध सामान्य नहीं है। और गलवान की जो घटना चाइना ने की, उसके बाद से जो पुरानी संधियां, प्रोटोकॉल्स, जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मैकेनिज्म्स वगैरह जो बने थे, वो सब आधार में पड़ चुके हैं। और हमारे चाहे विदेश मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, वो समय समय पर इस बात को स्पष्ट करते रहे हैं कि जब तक चाइना जो रिमेनिंग पेंडिंग इश्यूज हैं उसके रिजोल्यूशन की तरफ कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये संबंध सामान्य नहीं होंगे। दूसरी बात, भारत ने ये भी स्पष्ट कर दी है कि व्यापार और विवाद एक साथ नहीं चल सकते। यदि चाइना को भारत में पहले की तरीके से व्यापार करना है, मुनाफा उठाना है, जो कि चाइना बड़ा मुनाफा उठाता था, तो उस दिशा में भी अब जाहिर है कि अनेक उसके ऊपर रोक लगना शुरू हो चुकी है और जाहिर है कि भविष्य में ये और भी कम होगा और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में चाइना को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चाइना जब तक अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाता, तब तक भारत और चाइना के संबंध सामान्य नहीं हो सकते और उसके लिए पेंडिंग इश्यूज जो हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड उसे लेकर के पहले दिखाना होगा, ये पहली शर्त है। दिखाना होगा। चलिए, एक बड़ी खबर है, उसके बाद अनुपम जी मैं आपके पास आता हूं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की भारत के खिलाफ पाक तुर्की की खतरनाक साजिश। तुर्की ने पाकिस्तान के बाद मालदीव को दिए ड्रोन। भारत की सीमा पर निगरानी करेगा तुर्की का TV-2 ड्रोन। पाक, तुर्की और चीन का नया मोहरा बने मुइजू। भारत के खिलाफ पाक तुर्की की खतरनाक साजिश। तुर्की ने पाकिस्तान के बाद मालदीव को दिए ड्रोन। भारत की सीमा पर निगरानी करेगा तुर्की का TV-2 ड्रोन। पाक, तुर्की और चीन का नया मोहरा बन चुके हैं राष्ट्रपति मुइजू। इसको समझना होगा। ये बात जितनी आसान लग रही है उतना ये मुद्दा आसान नहीं है, क्योंकि TV-2 ड्रोन वो ड्रोन है जो अजरबैजान, आर्मीनिया और रूस यूक्रेन जंग में दिखा चुका है कि वो क्या कुछ कर सकता है। इसके पीछे का मकसद क्या है उसको समझना होगा, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए आप जानकारी थोड़ी सी ले लीजिए। चीन, तुर्की, पाकिस्तान का मोहरा बना मालदीव। मुइजू ने सबसे पहले किया था तुर्की का दौरा। जनवरी महीने में एर्दोगन से मिले थे मुइजू। अब तुर्की ने मालदीव को दिए TV-2 ड्रोन। पाक, चीन, तुर्की भारत को क्या घेर रहे हैं, ये अहम पॉइंट है, इसको समझना होगा। पाक, चीन, तुर्की मिलकर क्या समुद्र में भारत को घेर रहे हैं। TV-2 ड्रोन अगर मालदीव के पास आ रहा है तो इसके बहुत सारे मायने होते हैं। साउथ में भारत के खिलाफ क्या एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी है, इसको समझना होगा। लेकिन उससे पहले ये ड्रोन कितना खास है वो मैं आपको बता दूं। 3 ड्रोनों की मैं चर्चा करने वाला हूं। भारत का तपस, तुर्की का TV-2 ड्रोन, अमेरिका का MQ-9 रीपर जो भारत के पास भी आ चुका है। भारत के तपस की बात करें, वजन 1800 किलोग्राम, तुर्की के बेरकतार का वजन 700 किलोग्राम, अमेरिका के MQ-9 का 2223 किलोग्राम। रफ्तार भारत के तपस की 224 किलोमीटर पर आवर्स, तुर्की के बेरकटार की 222 किलोमीटर पर आवर्स और अमेरिका
के MQ-9 की 482 किलोमीटर पर आवर्स। रेंज की बात करें, तपस की 1000 किलोमीटर, TV2 ड्रोन की 4000 किलोमीटर, अमेरिका के MQ-9 की 1900 किलोमीटर। ये तीनों ही ड्रोन बड़े अहम हैं, लेकिन तपस पे अभी काम चल रहा है, तो इस पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू हैं वो इस वक्त टर्की, चीन और पाकिस्तान के मोहरा बन चुके हैं। समझना होगा, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हम करने जा रहे हैं। दरअसल टर्की ने फैसला लिया है कि वो TV2 ड्रोन जो है वो मालदीव को देगा। इससे पहले ये TV2 ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान को दे चुका है। इस ड्रोन के बारे में सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि अजरबैजान अर्मीनिया की जंग में इसका इस्तेमाल हुआ था और जंग का रुख बदल दिया गया था। यूक्रेन के पास ये ड्रोन है और रूस के खिलाफ इन ड्रोन्स का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया और रूस को बैकफुट के ऊपर आना पड़ा। लेकिन मालदीव के सामने कोई दुश्मन नहीं, कोई चुनौती नहीं, उसके बाद भी टर्की ने यह ड्रोन देने का फैसला मालदीव को किया है। इसके पीछे कुछ तो है, पर्दे के पीछे कुछ तो खेल चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति मुइज़ू ने पहले टर्की को चुना, फिर चीन को चुना। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा और सीधा अनुपम जी के पास हम चल रहे हैं। अनुपम जी, पर्दे के पीछे कुछ तो खेल है सर। मैंने जैसे कहा कि मालदीव का कोई दुश्मन नहीं, किसी के साथ जंग नहीं, लेकिन फिर भी अगर मालदीव को TV2 ड्रोन मिल रहे हैं और मुइज़ू राष्ट्रपति बनने के बाद अगर तुर्की और फिर चीन का दौरा करते हैं तो सवाल तो उठते हैं कि कुछ तो है जो खिचड़ी पक रही है। निश्चित तौर पर राजेश जी, और इस पूरी खिचड़ी को, इस पूरे गेम प्लान को हमको तीन अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। पहला तो हमको टर्की का एंगल देखना पड़ेगा। टर्की क्यों दे रहा है इन ड्रोन्स को मालदीव के देश को? तो टर्की ने, राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस ड्रोन बिक्री को अपनी डिप्लोमेसी का एक ताकतवर जरिया बना दिया है। जब उन्होंने देखा उनके TV2 ड्रोन्स यूक्रेन युद्ध में भी, रूस यूक्रेन युद्ध में भी यूक्रेन को फायदा दिखे, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में फायदा दिखे, उनकी डिमांड बढ़ गई और डिमांड इस कदर बढ़ी कि एर्दोगान की महत्वाकांक्षा बन गई और उन्होंने सेंट्रल एशिया के तमाम देशों को इस पर्टिकुलर ड्रोन के जरिए, की बिक्री के जरिए अपने पाले में करना शुरू कर दिया। जब एर्दोगान को इससे फायदा मिला तो उन्होंने एक और नया फ्रंट खोला, वो थे सब सहारा नेशंस, सहारा मरुस्थल के आसपास के जो छोटे छोटे देश है, अफ्रीकन कंट्रीज, उनको उन्होंने TV2 ड्रोन्स बेचे। वहां पर भी उनको फायदा मिला। तो एक इस डिप्लोमेसी को उन्होंने ताकत समझी और इसका एक आर्थिक एंगल ये भी निकल करके सामने आया कि ये जो कंपनी TV2 को बना रही है, डायरेक्टर्स को बना रही है, वो कंपनी राष्ट्रपति एर्दोगान के बहुत ही क्लोज रिलेटिव की है। तो उनको आर्थिक फायदा भी मिल रहा है, इससे पर्सनल फायदा भी मिल रहा है, देश का भी फायदा, और सीधे सीधे डिप्लोमेटिक अट्रैक्टिव डिप्लोमेसी के ऊपर टर्की काम कर रहा है, उसकी सपोर्ट भी हो रही है। अब ये दूसरा एंगल ये है कि ये मालदीव के पास क्यों होना चाहता है? तो ये इशू बड़ा है, भारत के लहजे से बड़ा है, क्योंकि मालदीव एक ऐसा देश नहीं है जिसके भारत के साथ टर्म्स खराब हो। एक व्यक्तिगत राष्ट्रपति मुइज़ू की टर्म्स खराब हो सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में भारत विरोध को अपना मुद्दा बनाया और उसके बाद वो इलेक्शन जीत भी गए थे। भारत को यहाँ पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति मुइज़ू अनंत काल तक मालदीव के राष्ट्रपति नहीं बनने रहने वाले, उनको भी एक न एक दिन सुननी पड़ेगी। और जो लोग हैं, जो अपोजिशन हैं, जो और तीसरे पक्ष के मालदीव के, वो भारत के साथ संबंध रखना चाहते हैं। तो ये फौरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि मालदीव हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति मुइज़ू की जो एक्टिविटीज है, जो आपने जिक्र किया कि वो टर्की से मिलते हैं, वो चाइना से मिलते हैं, वो वही हथियार खरीदते हैं जो कि पाकिस्तान के पास है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि राष्ट्रपति मुइज़ू पूरी तरह से चीन के खिलौना बन चुके हैं और जहां जैसे ही चीन के ऑर्डर्स आते हैं वैसा ही काम करते हैं। ये रहे कि उन्होंने पॉलिटिकल चुनाव जीत लिया है। मैं एक छोटा सा जवाब चाहूंगा सर, मैं एक छोटा सा जवाब अनुपम जी आपसे चाहूंगा, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगा। 24 फरवरी 2022 तक रूस यूक्रेन के बीच भी सब कुछ ठीक हुआ करता था, जब तक जेलेंस्की राष्ट्रपति नहीं बने थे, माफ करिए। लेकिन जब जेलेंस्की अमेरिका के फेवरेट राष्ट्रपति बन जाते हैं तो पुतिन के लिए वो ही यूक्रेन एक दुश्मन भी हो जाता है।
तो अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसे फैसले कर रहा है तो संबंधों को बनाना और बिगाड़ना तो उसी पर निर्भर है। और सिर्फ एक व्यक्ति की, राष्ट्रपति मुर्मू की जिद है कि वो भारत के साथ संबंध खराब कर रहे हैं। तो अगर वो भी कुछ ऐसा कर जाएंगे कि वो भारत के ऊपर अटैक करने की सोचने लगेंगे या भारत के ऊपर नुकसान पहुंचाने की सोचने लगेंगे, तो भारत को भी अपना जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हालांकि रूस यूक्रेन से भारत मालदीव के जो संबंध हैं वो काफी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर मोइजू इस तरह की हरकत करते हैं तो उसका जवाब उनको दिया जाएगा। भारत चूंकि एक शांतिप्रिय पड़ोसी है और भारत नेबर फर्स्ट की पॉलिसीज रखता है, तो वो कोशिश यही करेगा कि रूस की तरह हमलावर न हो। लेकिन अगर मोइजू साहब की तरफ से कुछ हमले होते हैं या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती है, भारत के साथ संबंध खराब करने का हमले हो जाते हैं, भारत के सामने दो विकल्प बचेंगे। ये इन गेम प्रकार है, या तो चलिए मैं एक और एंगल लेकर जल्दी आपके पास आता हूं सर। एक और बड़ा अहम एंगल है जिसमें मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, क्या मोइजू जो हैं वो इस वक्त एक मोहरा बन चुके हैं? वो मोहरा टर्की का भी है, वो पाकिस्तान का भी है, वो चीन का भी है। क्या हम इस लिहाज से देखें, क्योंकि बेशक ये विमान टर्की ने दिए हैं, ड्रोन विमान, लेकिन इसके पीछे ऐसा हो नहीं सकता कि इस्लामाबाद से और बीजिंग से मंजूरी ना मिली हो। संजीव जी। देखिए राजेश जी, ये जो मालदीव्स में हाल के जो घटनाक्रम हो रहे हैं और वहां पर जो भारत के विरुद्ध जो साजिशें रची जा रही हैं और वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति मोइजू हैं और उनका जो पूरा एक प्रोग्रेसिव अलायंस जिस तरीके से वो चुनाव लड़ा, उसके पीछे गहरी जो है एक साजिश दिखाई देती है। ये साजिश चाइना की भी है, साथ ही साथ जो वहाँ पर जो रेडिकल इस्लामिक जिहादी जो सोच रखने वाले जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका भी प्रभाव वहाँ बढ़ रहा है। और ये जो गठजोड़ है, ये चाइना प्लस ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी टेररिस्ट मानसिकता वाले जो तत्व वहाँ पर मालदीव्स में हैं, उनको भी अपीच करने की प्रक्रिया के तहत ये किया जा रहा है। और ये एक गहरी साजिश है, इसके ऊपर भारत को बहुत ही क्लोज वॉच रखनी होगी। और हमने ये देखा है कि आईएसआईएस के बहुत अनेक जो वहाँ के मालदीव के युवा हैं, उन्होंने सीरिया और इराक वगैरह जहाँ जहाँ भी आईएसआईएस से उनको ज्वाइन करने का ऑफर मिला था, उन्होंने ज्वाइन भी किया था। और मालदीव से एक रेडिकलाइजेशन का एक खतरा तो मालदीव में बड़ा है। और ये जो मोइजू की जो वर्तमान में सरकार का जो ये पूरा कार्य करने का तरीका है, वो इंडिया आउट करके या टर्की के साथ अपने संबंधों को बढ़ा के या चाइना के साथ अपने संबंधों को बढ़ा करके वो उसी तरीके के प्रो चाइनीज रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी एलिमेंट को अपीच करने की ये साजिश दिखाई देती है। और ये एक निसंदेह एक बड़ा खतरा है। भारत की इसके ऊपर बहुत ही क्लोज वॉच है। इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि जहां तक भारत की बात है, देखिए राजेश जी, जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, जहां तक इन जो कट्टरवादी तत्वों से डील करने का प्रश्न है, तो भारत का जो रुख है ऐसे तत्वों के प्रति बहुत ही स्ट्रांग होता है। वर्तमान की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और अभी हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान मैं संजीव जी माफी चाहूंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा मजबूरी में। छोटा सा ब्रेक हम एक लेते हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी। अहम पॉइंट हमारा ये रहेगा कि अगर बांग्लादेश के पास चीन की सबमरीन पहुंच रही हैं, अगर म्यांमार में चीन पाकिस्तान के फाइटर जेट उतर रहे हैं, तो क्या यह एक नए खतरे का संकेत नहीं है भारत के लिए? इसको समझना होगा। अहम मुद्दे पे चर्चा लगातार जारी है। टर्की ने फैसला किया है कि वो मालदीव को TB2 ड्रोन देगा, लेकिन क्या यह फैसला चीन और पाकिस्तान की सहमति के बिना हुआ है? इसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल इससे आगे का है। अनुपम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुपम सर, जो चीज मैं समझना चाहूंगा, बांग्लादेश के पास चीन की बनी हुई 2 सबमरीन मौजूद हैं। चीन उनकी मेंटेनेंस के लिए अक्सर ढाका की तरफ आया करता है। मैंने म्यांमार की बात की, म्यांमार के पास चीन और पाकिस्तान के बने JF-17 विमान मौजूद हैं। हमने मालदीव की बात की, मालदीव में TB2 ड्रोन के साथ साथ चीन और मालदीव के बीच फ्री डिफेंस डील भी हुई है। किस प्रकार से हम देखें, क्या वाकई में
चीजें इतनी आसान और इतनी पारदर्शी हैं जैसा हम समझ रहे हैं, या पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ, भारत के पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है सर? अनुपम जी। निश्चित तौर पर राजेश जी, जिस तरह से वर्तमान सरकार ने 2014 में शपथ लेने के बाद अपने नेबर्स के साथ संबंध सुधारने की दिशा में काम शुरू किया था और बहुत बेहतर प्रगति दिखाई थी, इंक्लूडिंग कि पाकिस्तान के साथ भी हमने कोशिश करी थी कि प्रधानमंत्री का जो विजिट हुआ था लाहौर का, इनफॉर्मल विजिट था, उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद पाकिस्तान के साथ भी हम कुछ रिश्ते सुधार सके, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, और सब मिल करके एक समावेशी विकास की बात कर सके। ये चीज चीन को अखर गई। चीन को लगा कि भारत अगर इस चीज में सफल हो गया, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर के एक बड़ी शक्ति, क्षेत्रीय शक्ति बन गया, तो चीन के जो मंसूबे हैं वो फेल हो जाएंगे। इसीलिए आप देखें, चाहे आप श्रीलंका की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, या फिर मालदीव की बात करें, हर जगह चीन के फुटप्रिंट्स को दिखाई देंगे कि इन देशों को भारत के खिलाफ भड़काया जाए और इन देशों को इस तरह से मिलिट्री सपोर्ट दिया जाए ताकि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सके और चीन को इन देशों के अंदर एक घुसपैठ करने का अवसर मिल सके। पाकिस्तान को तो मैं अलग देश मानता ही नहीं हूँ, पूरी तरह से चीन की कॉलोनी बन चुका है, तो उसके बात नहीं कहे तो बेहतर है। लेकिन हाँ, बाकी देशों के साथ बैरिंग ऐसा देश जिसने चीन की के सामने घुटने टेकने से पूरी तरह है, लेकिन वो कब तक अपने बात पर टिका रहना है ये भविष्य। तो चीन की एक बहुत चालाक चाल है, तो भी अब बदलते उसके हिसाब से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मैं बात सिर्फ लड़ाई की नहीं कर रहा हूं, भारत को कुछ डिप्लोमेटिक अप्रोचेस में बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि ये हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारे जो नेशन फर्स्ट की हम बात करते हैं पड़ोसियों के, तो वो छिटक करके चीन के पाले में न जा पाए। ऐसा हमने सक्सेसफुली श्रीलंका में करके दिखाया है। जो पूरी तरह से चाइना के पाले में जा चुका था उसको हम वापस लेके आए हैं। नेपाल के साथ ऐसा हो चुका है, बांग्लादेश के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन हमको इस चीज को और प्रोएक्टिवली अप्रोच करनी पड़ेगी। हमको ये देखना पड़ेगा कि चीन के मंसूबे क्या हैं और उन मंसूबों को देखते हुए हमें व्यवहारिक तौर पर क्या बेहतर होगा ये करना पड़ेगा। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, आखिरी पॉइंट जो मुझे आपसे समझना है यहाँ पर। संजीव जी, आपने कट्टरपंथ का जिक्र किया कि किस प्रकार से मालदीव में आईएसआईएस का भी कैडर था जो गया था। हमने साउथ में देखा, हमने केरला में देखा किस प्रकार से कई युवा जो थे वो जाकर आईएसआईएस के साथ मिलकर लड़े थे। हमने हाल ही में कुछ घटनाएं साउथ के अंदर ऐसी देखी हैं जो चिंताजनक हैं। क्या इन भावनाओं को भुनाने की कोशिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मालदीव के जरिए कर सकती है? संजीव जी। देखिए, पाकिस्तान तो ये कोशिश करेगा ही, साथ ही साथ जो टर्की की जो खुफिया एजेंसी है वो भी बड़े संदिग्ध गतिविधियों में रहती है और उसके भी जो अनेक संपर्क कई आतंकवादी संगठनों से भी पाए गए। और भारत में भी जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई है उसके भी संपर्कों के टर्की की खुफिया एजेंसी के साथ होने के संदर्भ में कुछ जानकारियां आई थी और इसके ऊपर अभी जांच चल रही है। और जाहिर है कि टर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब अर्दोगान के नेतृत्व में जो टर्की है वो लगातार रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन की तरफ वो बढ़ता रहा है। और टर्की एक कंट्री ऑफ कंसर्न के रूप में अब जो है वो दिखाई देता है। ये कमाल पाशा का टर्की अब नहीं रहा, अब जो ये रेडिकलाइज इस्लामाइजेशन के रास्ते पर बढ़ता हुआ टर्की है। टर्की में जो रसेप तैयब अर्दोगान उसी तरीके का जो कृत्य कर रहे हैं जैसा कि जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में किया था। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद जिस तरीके का रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन, कट्टरता पाकिस्तान के अंदर लाई थी, नीतियां लाई थी, वैसा ही कार्य अभी रसेप तैयब अर्दोगान कर रहे हैं। और रसेप तैयब अर्दोगान की महत्वाकांक्षा सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर नहीं है, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक नया खलीफा बनना चाहते हैं, नया लीडर बनना चाहते हैं। और उसको ऐसे करने की प्रक्रिया में वो पाकिस्तान को, मलेशिया को और अब ऐसा लगता है कि मालदीव्स को भी वो ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये TB2 बायरेक्टर ड्रोन वगैरह दे करके वो मालदीव्स को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मोइज्जू की अगर बात करें तो मोइज्जू वहाँ पर जो कट्टर इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं उनको अपील करने के लिए उन्होंने सबसे पहली यात्रा न तो भारत की न तो चाइना की, सबसे पहले वो टर्की पहुंच गए। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मोइज्जू की जो सरकार है उसकी जो सोच है वो प्रो चाइना तो है ही, प्रो रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट को भी अपील करने की दिखाई देती है। और ये सरकार जाहिर है कि बेहद गलत, ये एक चिंताजनक पहलू है सर।
माफी चाहूंगा आप दोनों से, थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो एक प्लान के तहत जो है चीन, टर्की, पाकिस्तान मिलकर मालदीव को मोहरा बना रहे हैं और भारत के खिलाफ साउथ में एक नया फ्रंट खोलना चाहते हैं, फिर वो चाहे कट्टरवाद का ही क्यों ना हो। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। इसके बाद बात करेंगे हम दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों की ग्लोबल ब्रेकिंग के जरिए। छोटा सा ब्रेक, फिर ग्लोबल ब्रेकिंग के जरिए हाजिर होते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।